नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का पाठ प्रत्यय। तो प्रत्यय में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, प्रत्ययों के भेद पढ़ चुके हैं। प्रत्ययों के हमने दो भेद यहाँ पर पढ़े, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो है यानी कि प्रत्यय का दूसरा भेद, उसको हम पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने काफी सारे आपको भेद बताए थे तद्धित प्रत्ययों के, आपने नोट डाउन भी किया होगा। सबसे पहले कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, वचन बोधक तद्धित प्रत्यय और लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में लगभग गणनावाचक तद्धित प्रत्यय तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए हमने यहाँ पर जो लास्ट सेशन में पढ़ा वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्ययों का योग जिनसे कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों के निर्माण से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसी तरह से भाववाचक, जिनसे भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है भाववाचक। फिर हमने पढ़ा था विशेषणवाचक। विशेषणवाचक यानी कि जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय भी हमने यहाँ पर पढ़े थे, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, काफी सारे एग्जाम्पल भी इसमें दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने यदि नोट डाउन किया होगा तो देखिए स्त्रीवाचक भी हमने यहाँ पर बताया था। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में लिख के लाने के लिए कहे थे। उसके बाद भाववाचक बताया था। उसके बाद विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय में देखिए जिन प्रत्ययों के विशेषणों से, जिन प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है, जिन प्रत्ययों के योग से विशेषणों का निर्माण होता है उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शब्द था प्यास, ठीक है। तो प्यास में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, प्यासा। इसी तरह से भूख में हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो बना भूखा। धन में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बना धनी। इसी तरह से लोभ में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो बना लोभी, ठीक है। शोभा में ई प्रत्यय जोड़ा शोभित। चिंता में इत प्रत्यय जोड़ा चिंतित, ठीक है। तो ये हमने विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए प्यासा, ये क्या है, सारी विशेषता बता रहा है ये, ठीक है। प्यासा, भूखा, ठीक है, धनी, लोभी, शोभित, चिंतित, ये सारे क्या है, विशेषण है। सारे के सारे विशेषण है ये। और इसमें मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए थे जिनका आपको मैंने कहा था कि इस तरह से इन प्रत्ययों के द्वारा, इन प्रत्ययों को जोड़कर आपने क्या करना है, यहाँ पर इन प्रत्ययों को जोड़कर आपने नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिया था रंग, रंग में आपने ईला प्रत्यय जोड़ना है तो वो हो जाएगा रंगीला, ठीक है, ये भी आपका विशेषण है। इसी तरह से चमक में आपने ईला प्रत्यय जोड़ना है तो वो हो जाएगा चमकीला, ठीक है। दया और कृपा में आपने लू प्रत्यय जोड़ना है, दयालु, कृपालु। इसी तरह से बल और भाग्य में आपने शाली प्रत्यय जोड़ना है तो ये हो गया भाग्यशाली। ये सबने कर लिया अपनी कॉपी में, ये मैंने आप लोगों से खुद करने के लिए कहा था और उस समय भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अनुकरण, अनुकरण में ईय प्रत्यय जोड़ना है, अनुकरणीय। इसी तरह से स्वर्ग में ईय प्रत्यय जोड़ना है, स्वर्गीय।
तो ये सब आपके विशेषण वाचक प्रत्यय हैं, यानी कि जो भी आपके शब्द बन रहे हैं वो सब कैसे हैं, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जो भी आपके शब्द बन रहे हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इस तरह से विशेषण वाचक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नंबर 6 गुणवाचक। गुणवाचक में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जिन प्रत्ययों के पूर्णार्थक, जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है, जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है। नोट डाउन करेंगे इसे। जिन प्रत्ययों से, जिन्होंने नहीं किया है लास्ट सेशन में वो करेंगे, बाकी बच्चों ने किया है नोट डाउन। जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गणना वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और देखिए ये मैंने आपको खुद से करके लाने के लिए यहाँ पर कहा था। सभी ने कर लिया, ये नोट किया सभी ने। 5 और 8 में हमने वां प्रत्यय जोड़ना था, तो ये बनेगा 5 वां 8 वां। तो ये क्या बताएगा, गणना को बताएगा, नंबर्स को बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको गणना वाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। तो देखिए 5 और वां क्या बनेगा, नवीन शब्द पांचवा। ठीक है, इसी तरह से अगला 8 वां। जैसे मैंने यहां पर बताया, एक में हरा शब्द जोड़ेंगे, इक हरा। ठीक है, 2 में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोहरा। ठीक है, 3 में हरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तिहरा या तीसरा। ठीक है, तो इसी तरह से 4 में था प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका चौथा। और इसी तरह से आपका सरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो 2 और 3 में अगर हम सरा प्रत्यय जोड़ेंगे, दूसरा तीसरा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट जो हमने यहाँ पर तद्धित प्रत्यय पढ़ा था, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 6 भेद क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पर केवल 2 भेद हमारे शेष है। ठीक है, तो उन 2 भेदों को भी हम यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अन्य प्रत्यय होते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो जो अगले हैं वो है वचन बोधक। नंबर 7 है आपका वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, तो क्या होता है ये वचन बोधक तद्धित प्रत्यय, देखिए वचन बोधक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए जो वचन बोधक तद्धित प्रत्यय से वचन का बोध होता है। वचन बोधक तद्धित प्रत्यय से देखिए वचन, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, तो वचन बोधक तद्धित प्रत्ययों से किसका बोध होता है, वचन का बोध होता है। तो चलिए एक बार लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार। वचन बोधक तद्धित प्रत्यय वचन का बोध कराता है। ठीक है, क्या कराता है, वचन का बोध कराता है। अब देखिए कैसे, आप सबसे पहले लिखिए शब्द। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए वचन बोधक तद्धित प्रत्यय। और उसके बाद लिखिए नवीन शब्द। अब देखिए कैसे हम इसको
बनाएंगे यहाँ पर। तो कुछ शब्द लेंगे, सबसे पहले वचन बोधक, जैसे शब्द है घोड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वचन बोधक यानी कि एक वचन और बहुवचन ये यहाँ पर आपको बताएगा, घोड़ा, ठीक है। इसी तरह से घड़ा, या आपका अगला शब्द माला, कन्या, बालिका भी लिख सकते हैं। अगला शब्द देखिए, लड़की, नदी। तो देखिए अब हम कौन कौन से यहाँ पर प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे कि हमारा क्या बनेगा, बहुवचन शब्द बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए, फिर आपका ए, फिर आपका इया। तो कोशिश कीजिए एक बार, क्या क्या बनेगा, फटाफट कोशिश कीजिए खुद से, क्या क्या बनेगा, कोशिश कीजिए बच्चा। घोड़ा में आप अगर ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घोड़ा में अगर आप ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अगर आप घोड़ा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा घोड़े, ठीक है। इसी तरह से घड़ा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा घड़े, ठीक है। तो ये घड़ा और घोड़ा ए प्रत्यय जोड़ने पर। इसी तरह से अब यहाँ पर माला, कन्या, बालिका में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए मा ला ए, मालाएं, ठीक है। कन्या ए, कन्याएं, ठीक है। बाली का ए, बालिकाएं, ठीक है। इसी तरह से नदी और लड़की में देखिए लड़कियां, ठीक है, लड़कियां, नदी या। तो ये आपका वचन बोधक प्रत्यय है, ये क्या है आपके वचन बोधक प्रत्यय है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि घोड़ा, घड़ा एक वचन शब्द है और यहाँ पर हमने ए प्रत्यय जोड़ा तो घोड़े और घड़े, ठीक है। माला, कन्या, बालिका सारे तीनों के तीनों एक वचन है और हमने यहाँ पर ए प्रत्यय जोड़ा, मालाएं, कन्याएं, बालिकाएं, ठीक है। इसी तरह से लड़की में हमने, लड़की एक वचन है और नदी भी एक वचन है, लड़कियां, नदी या। समझ में आया प्रत्यय वचन बोधक इसे क्यों कहा गया है, समझ आया? यस, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है, वचन चेंज हो जा रहा है, वचन जो है परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे हमने सारी चीजें देखी जहां पर हमने भाववाचक तद्धित प्रत्यय देखा तो भाववाचक शब्द बन रहे थे, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय में गणनावाचक शब्द बन रहे थे, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय में विशेषण शब्द बन रहे हैं। इसी तरह से हमने संबंधवाचक में देखा तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बन रहे हैं और हमने स्त्रीवाचक में देखा तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय बन रहे हैं, कृतवाचक में देखा तो कृतवाचक शब्द बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इनका नाम जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या करना है हमें, ठीक है ना। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। तो अब आप जब भी देखेंगे अगर घोड़े शब्द है, ठीक है, तो घोड़े शब्द का आप देखेंगे घोड़े शब्द में ए प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, और माला शब्द में ए प्रत्यय लगा हुआ है, लड़कियां शब्द में आपका इया प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये सब चीजें अच्छे से ध्यान देंगे। अगला है हमारा लघुता बोधक, ठीक है, लघुता बोधक। ये क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? नेक्स्ट हेडिंग डालिए लघुता बोधक।
नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लघुता बोधक। नंबर 8 लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं। देखिए बहुत ही सरल पंक्ति में हम लिखेंगे, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे देखिए लघुता यानी कि आपने देखा वचन बोधक में क्या हो रहा था कि एक वचन जो था उससे बहुवचन बन रहा था, जैसे घोड़ा का घोड़े। ठीक है, तो ये लघुता बोधक है। लघुता बोधक यानी कि आपको पहले बड़ी चीज का नाम दिखाई देगा और फिर हम उसमें कुछ ऐसा प्रत्यय जोड़ेंगे कि वो आपको छोटी चीज यानी कि उसको उसके छोटे रूप को दिखाएगी। क्या कहा है हमने यहाँ पर? लघुता का बोध कराते हैं। जो लघुता का बोध कराते हैं यानी कि उसके छोटे होने का बोध कराते हैं, उसे लघुता बोधक कहते हैं। ठीक है, उसके छोटे होने का बोध कराते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से ही आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये है आपका शब्द, ठीक है, कुछ मूल शब्द, और ये है आपका लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, और यहां आपका बनेगा नवीन शब्द। बहुत ही सरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यानी कि जैसे लघुता बोधक कहा गया है यानी कि छोटे रूप को उसके दिखाएगा। तो देखिए कैसे कैसे हम यहाँ पर शब्द लिखते हैं। डिब्बा, ठीक है, अब डिब्बा शब्द कह रहे हैं तो डिब्बा जो है वो इतना तो होगा ही, डिब्बा। ठीक है, अब यहां पर अगला है लोटा। तो लोटा जब कह रहे हैं तो इतना बड़ा तो होगा ही लोटा। ठीक है, इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे इया। अब क्या बनेगा? कोशिश कीजिए यहां पर। ढोलक, ठीक है, ढोलक कितनी बड़ी होती है आप सभी को पता है। ठीक है, टोकरा, टोकरा कितना बड़ा होता है आप सभी ने देखा होगा। इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे ई, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहां पर कोठरा, कोठा, ठीक है, या और अगला है छाता, प्रत्यय जोड़ेंगे री। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से नए शब्द बनेंगे। कोशिश कीजिए एक बार। डिब्बा में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कोशिश कीजिए फटाफट। अभी तक आपने इतने सारे प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो मुझे लगता है कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। इतने सारे प्रत्यय अभी तक आपने कर लिए हैं। कृतवाचक में भी काफी सारे उसके एग्जाम्पल थे, काफी सारे भेद थे, और तद्धित में भी अब काफी सारे भेद अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कहा लघुता बोधक, लघुता का बोध कराता है। डिब्बा बड़ा होता है और उसी का छोटा रूप होता है डी बी या, डिबिया। और देखिए ये हमने ब में छोटी की मात्रा क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर हमारा ई आ, छोटी ई है। ठीक है, डिबिया। तो इसी तरह से लोटा, लोटा
का आप जब छोटा लघुता बोधक शब्द बनाएंगे तो होगा लुटिया, छोटी सी लुटिया। ठीक है, इसी तरह से ढोलक, ढोलक आपका बड़ा होता है, उसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ढोलकी, छोटी सी ढोलकी। ठीक है, ढोलक, ढोल जैसे बहुत बड़ा होता है ना, तो उसी में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ढोलकी। इसी तरह से टोकरा, टोकरा क्या होता है, बड़ा सा, जो बड़ा होता है उसको टोकरा कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे कहते हैं टोकरी। और देख सकते हैं आप री, यानी कि ई, बड़ा ई की, बड़े ई की मात्रा। इसी तरह से कोठा, यानी बहुत बड़ा एक महल। ठीक है, लेकिन उसी का छोटा रूप क्या कहलाएगा, कोठरी, एक छोटी सी कोठरी। ठीक है, और दूसरा छाता। ठीक है, तो छाता में आप री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छतरी। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से ये लघुता बोधक शब्द बन रहे हैं। ठीक है, डिब्बे का डिबिया, लोटे का लुटिया, ढोलक का ढोलकी, कटोरा, या ऐसे आप जो री वाला शब्द है इसमें आप यहाँ पर कटोरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कटोरा, और देखिए कई बार हम इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, कटोरा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जो नया शब्द हम बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे हम, कटोरी। ठीक है, कटोरी, कटोरा, कटोरी, बड़ा कटोरा, और छोटी सी जो होती है उसको कहते हैं कटोरी, छोटी सी कटोरी। ठीक है, तो ये आपका लघुता बोधक भी यहाँ पर क्लियर होता है। यानी कि हमने अभी तक सारे के सारे लगभग जितने भी प्रत्यय हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, और मुझे लगता है अब आप प्रत्ययों को कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा कि जब आपको इया लिखना है, इया प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, तो आपने देखा इया में जो ई है वो किस तरह की है, छोटी है। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप सही शब्द लिखेंगे डी बी या, ई या। ठीक है, इसी तरह से लू टी या, टी या छोटी की मात्रा। ठीक है, तो ये सब तो खैर आप बचपन में सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण के। ठीक है, तो इसमें हमने काफी कुछ चीजें सीख ली है और काफी सारे एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जब आपको हम पढ़ रहे थे यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्ययों के कुछ प्रश्न, जब हम उपसर्ग और प्रत्ययों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो यहाँ पर कर रहे थे, उन प्रश्नों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो उसमें यहाँ पर एक चीज हमने देखी थी, तो यहाँ पर जैसे ये शब्द है त्वा, ठीक है, जो त्वा शब्द है या ये जो त्वा शब्द है ये भी आपने अभी तक देखा कि कहीं पर भी हमने नहीं जोड़ा है। तो जो त्वा शब्द है इस तरह के भी कुछ प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्ययों को क्या कहते हैं, अन्य प्रत्यय कहते हैं, कुछ अन्य प्रत्यय। ठीक है, एक तो प्रत्ययों के जो भेद है दो वो हमने सारे पढ़ लिए, और कुछ है अन्य प्रत्यय। तो देखिए अन्य भाषाओं के प्रत्यय जो है वो हम इन्हें कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा देवत्व, ममत्व, अपनत्व, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, हमने कहा त्वा प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए, त्वा प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो क्या बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे आप कैसे और अगर ये शब्द आ गया तो आप क्या कहेंगे कि ये इसमें कौन सा प्रत्यय है, जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो एक बार इन्हें भी देख लेते हैं और किस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमें दिए हैं। इक, जो इक प्रत्यय जोड़ते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताए हैं, और ये कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि ये उपसर्गों से जुड़े हुए हैं। तो उपसर्ग तो हमने पहले ही क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर अन्य भाषाओं के प्रत्यय नोट कीजिए, अन्य भाषाओं के प्रत्यय, ये सभी ने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल इसी के नेक्स्ट में आप नोट करेंगे अन्य भाषाओं के प्रत्यय।
अन्य भाषाओं के प्रत्यय। तो अन्य भाषाओं के प्रत्यय, देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी से, संस्कृत से, अरबी से, फारसी से, उर्दू से लिए होते हैं। अन्य भाषाएं तो यही होती है, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। तो उनसे जो प्रत्यय लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अन्य भाषाओं के प्रत्यय कहते हैं। जैसे संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग डालिए, संस्कृत के प्रत्यय। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे नंबर 1, संस्कृत के प्रत्यय। सब लिखेंगे के प्रत्यय। अब जो संस्कृत भाषा के प्रत्यय हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, संस्कृत भाषा के प्रत्यय। तो संस्कृत भाषा के प्रत्यय क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कुछ प्रत्यय। यहां पे लिखेंगे मूल शब्द जिनमें हमने उन प्रत्ययों को जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल वही नवीन शब्द। ठीक है, नवीन शब्द। जैसे हमने देखा यहां पर लेख, प्रत्यय अक। ठीक है, प्रत्यय क्या है? अक। तो ये आपका शब्द क्या बनेगा? लेख। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द हम जोड़ देते हैं, धाव और रक्ष, रक्षा। ठीक है, तो ये आपने ये वाला प्रत्यय आपने कृत प्रत्यय में भी पढ़ा है, क्योंकि लेख, धाव, रक्षा ये सब आपके क्या है? कृतवाचक प्रत्यय भी है। लेकिन ये एक और, इसको हम संस्कृत के प्रत्यय भी कहते हैं। तो जैसे देखिए नवीन शब्द क्या बनेगा? लेखक, धावक, रक्षक। ठीक है, ये आपको मैं बता रही हूं अन्य भाषाओं के प्रत्यय। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अन्य भाषाओं के प्रत्यय यानी कि ये आपके कृत प्रत्यय में भी हो सकते हैं, ये आपके तद्धित प्रत्यय में भी हो सकते हैं, और ये आपके अलग से भी हो सकते हैं। तो इन्हें हमने क्या कहा? संस्कृत के प्रत्यय। जैसे अब देखिए यहाँ पर ईमा, ईमा शब्द लेंगे तो ईमा में हम जो शब्द बनेंगे नए, देख लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं नए शब्दों को, गरिमा। ठीक है, या महिमा। और इसी तरह से जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था इत, ये भी आपके सभी संस्कृत के प्रत्यय हैं। ठीक है, तो इसमें शब्द जैसे पुष्प में अगर हम इत लगाएंगे तो वो हो जाएगा पुष्पित। ठीक है, अगर हम अंक में लगाएंगे इत प्रत्यय तो हो जाएगा अंकित। ठीक है, या हर्ष में अगर हम इत लगाएंगे तो वो हो जाएगा हर्षित। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ईय प्रत्यय जोड़ेंगे, सारे संस्कृत के हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्र में अगर हम ईय प्रत्यय लगाएंगे, राष्ट्र, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। या भारत में अगर हम ईय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके संस्कृत के प्रत्यय। ये क्या है? संस्कृत के प्रत्यय हैं। अक, ईमा, इत, ईय, त्वा, ये सब आपके संस्कृत के प्रत्यय हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी, अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी के प्रत्यय डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द। जैसे ये आपका मूल शब्द, ठीक है, ये आपका प्रत्यय,
और ये नवीन शब्द, नया शब्द। ठीक है, तो अरबी फारसी के प्रत्यय देख लीजिए। जैसे हमने कहा मूल शब्द, तो मूल शब्द में हम लिखेंगे आमदन। तो अगर हम यहाँ पर ई प्रत्यय लगाएंगे, ई, ध्यान दीजिएगा, आमदन में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आमदनी। जो शब्द है उर्दू फारसी का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है। ठीक है, इसी तरह से आपका जी, मूल शब्द आपका है जी, अगर या फिर इसको जाना भी कह सकते हैं। तो इंदा, इंदा प्रत्यय अगर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिंदा। ठीक है, इसी तरह से तख्त या मेज। ठीक है, तख्त या मेज, तो उसमें हम पोष प्रत्यय जोड़ेंगे। आपने सारे शब्द सुने होंगे, ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अरबी फारसी शब्द है। तख्त या मेज, तो ये हो जाएगा तख्त पोष या मेज पोष। ठीक है, और इसी तरह से आपके ये कृंदत प्रत्यय है, और इसी तरह से आपके इसमें तद्धित प्रत्यय भी आते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के इसमें आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे। तो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है प्रत्यय और आपका उपसर्ग में, उसको जरूर घर पर एक बार रिवाइज करें। आज हमारा यहाँ पर प्रत्यय से जुड़ा हुआ ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने प्रत्यय के सारे भेद यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको काफी अच्छे से प्रत्यय समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट होता है, कोई चीज कहीं पर समझ में नहीं आती है, तो उसे जरूर क्लियर करें। और साथ ही यदि आपको आपके किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी कृतिका में, आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में, तो उसको भी जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी परीक्षाओं के लिए समय है और हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो चैप्टर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, जो छूट गया है, उसे आप बता सकते हैं, उसको रिवाइज करवाया जाएगा। क्योंकि जो एग्जाम में अब आप उसके नेक्स्ट ईयर आप 10th क्लास में जाने वाले हैं, तो 9th आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से आप समझ जाए कि कैसे आप प्रश्न पत्रों को अटेंड करते हैं, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आपने क्या लिखना है, कैसे भावार्थ लिखना है। तो अगर थोड़ी चीजें शुरुआत से ही आपको पता होंगी तो आप आगे अच्छा करेंगे। तो कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, आपकी लिटरेचर से जुड़ी हुई दोनों बुक्स में, तो जरूर यहाँ पर अपनी समस्याएं बताएं। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।